अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 और उसका पहला ही टॉपिक व्हाट इज़ केमिस्ट्री और उसकी ब्रांचेस के मतलब जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हमारे पास द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद। अब ये एक साइंस की ब्रांच है, साइंस की शाख है जो कुछ चीज़ों के साथ डील करती है। इसमें हम कुछ चीज़ों का मुतालिया करते हैं। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात की जाए, प्रॉपर्टीज़ हम कहते हैं खुसूसियात को, ठीक है? तो खुसूसियात ये लफ्ज़ जो है सब स्टूडेंट्स ने बहुत दफ़ा सुन रखा होगा। मैं एक छोटी-सी मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, तो इसका जो कलर है, रेड है या व्हाइट है, जो इसका कलर है ये एक प्रॉपर्टी है इसकी। इसी तरह हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट वो उसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास किसी चीज़ की स्मेल जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है, अपीयरेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बहुत सारी जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? इसके बाद बात की जाए तो हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ मैटर। उससे पहले एक और चीज बताता चलूं, यहाँ पे बार बार एक लफ्ज आ रहा है मैटर मैटर मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द की हर चीज मैटर है। हर वो चीज जिसका कोई ना कोई वजन है, जो कोई ना कोई जगह घेरती है, वो मैटर कहलाती है। ये बोर्ड मार्कर, पेन, पेंसिल, हमारे पास हाउस, इवन सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, इस दुनिया की हर चीज मैटर है। इनफैक्ट इस दुनिया की हर चीज दो ही चीजों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकंड वन इज एनर्जी। तो मैटर का मतलब इस दुनिया की हर चीज है। इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री के अंदर हम इस दुनिया की, इस कायनात की हर चीज की स्टडी करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जिस चीज की स्टडी करते हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद आ जाते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है अच्छा, उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अज्जाए तरकीबी। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में कोई जो है वो डिश बनाते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि इसमें ये चीजें डालनी है, ठीक है? इसी तरह ही आपके पास जो है ये मेरे पास अगर बोर्ड मार्कर है तो मुझे पता होगा कि इसके अंदर जो है वो इंक है, इसके अंदर जो है वो सोफा वगैरह है, या ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये इसकी कंपोजिशन है। आसान लफ्जों में बताऊं कि कोई चीज जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनी है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर। तो अगर वाटर की बात की जाए तो ये हमारे पास जो है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। तो ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है? तो अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात की जाए तो फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ मैटर, कि किसी भी एक हमारे पास सैंपल है मैटर का, उसके अंदर एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की कितनी कितनी परसेंटेज मौजूद है, या कौन कौन से एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, या कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये फाइंड करना हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ मैटर। अच्छा, कंपोजिशन की हमने डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दैट फाइंडिंग आउट परसेंटेज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त को। अब अभी मैंने बात बताई कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो परसेंटेज है उसको फाइंड करना, ये हमारे पास कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर कहते हैं हाउ दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द मैटर, कि ये जो एटम्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आखिर किस तरह अरेंज हैं, इनकी अरेंजमेंट क्या है। तो कंपोजिशन कहते हैं साख्त को, उर्दू में इसके लिए लफ्ज जो है वो साख्त है।
लेकिन हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। अच्छा, इसके लिए एक आसान सा लफ्ज जो है वो यूज कर लेते हैं, दैट इज रिएक्शन। तो मैटर के अंदर जो है वो रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। अच्छा, रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये देख लें। रिएक्शन कहते हैं एक मैटर का एक पीस दूसरे मैटर की पीस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, या मैटर जो है वो एनर्जी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बोर्ड मार्कर है, इसको अगर मैं धूप में रखूं तो जाहिर सी बात है, हो सकता है ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाए, हो सकता है ये मेल्ट हो जाए। तो ये रिएक्शन है कि चीजें कैसे रिएक्ट करती हैं जब हम उन्हें मुख्तलिफ सिचुएशन से के आगे एक्सपोज करते हैं। जैसे पानी है, आपको पानी को आप जो है वो हीट देंगे नीचे से तो वो बॉइल होना शुरू हो जाता है, ये एक किस्म का रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी तरह ही, ठीक है, मैं किसी की तारीफ करूंगा तो हो सकता है वो भी आगे से मेरी तारीफ करे, ठीक है, या हो सकता है वो ना करे, बस खुश हो जाए, तो ये उसका रिएक्शन है, ठीक है। तो रिएक्शन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं हमारे पास, एक फिजिकल है और दूसरा हमारे पास है केमिकल। तो फिजिकल की एग्जांपल भी देख लेते हैं और केमिकल की एग्जांपल भी देख लेते हैं। अच्छा, फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बर्फ को जो है वो हीट दें तो वो बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाएगी पानी में, दैट इज अ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात की जाए तो आप लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी जो है वो आपको पता है कि हमें हीट देती है, बर्निंग ऑफ वुड से हमें हीट मिलती है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ये सारी चीजें, तो ये एक केमिकल चेंज है। उसके बाद हम जो लास्ट वन इसके अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज लॉज और प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न दीज चेंजेस। वो लॉज, वो प्रिंसिपल्स, वो कवानीन, वो फिजिकल लॉज, वो नेचर के लॉज जिनकी बुनियाद पर ये सारी चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंजेस भी होती हैं, केमिकल चेंजेस भी होती हैं, एटम्स की अरेंजमेंट भी जिनकी बुनियाद पर होती है, तो उन लॉज को हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज हैं। तो ये सारे लॉज जिनकी बुनियाद पर ये सारी चेंजेस होती हैं, उनको भी हम जो है वो केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। या आसान लफ्जों में एक बहुत ही आसान सी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो स्टडी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा। मतलब हम सॉलिड की स्टडी कर लें, फॉर एग्जांपल अर्थ है, लिक्विड की स्टडी फॉर एग्जांपल सी है, गैसेस की स्टडी फॉर एग्जांपल एयर है, प्लाज्मा की स्टडी फॉर एग्जांपल स्काई है। तो और इनका आपस में इंटरेक्शन और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, अगर हम इन सारी चीजों की स्टडी कर लें तो ये हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री के अंदर आएगी। नाउ वी विल डिस्कस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात की जाए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच, ये एक केमिस्ट्री की वो शाख है जो हमें किन किन चीजों के बारे में बताती है। फर्स्ट वन, investigates how substances behave at atomic और molecular levels, कि जो चीजें हैं एटॉमिक लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसे बिहेव करती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, बर्फ जो है वो चेंज हुई आपके पास लिक्विड के अंदर, तो इसमें क्या चेंजेस आई, एटम्स की अरेंजमेंट पहले कैसे थी, बाद में कैसे हुई। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आपको पता है कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के ऐसे करीब करीब होंगे,
अगर हम उसे हीट दें तो लिक्विड में आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं और एटम जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो हमने ये देखना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कि एटॉमिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजें कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी की सारी चीजें कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम दूर से देखें एक गाड़ी को, हमें गाड़ी जो है वो रेस्ट पे खड़ी हुई नजर आए, ठीक है, लेकिन क्या उसके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स, क्या वो भी रुके हुए हैं? ऐसा हरगिज नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। इसके अलावा एटम्स इवन सॉलिड के अंदर भी वाइब्रेट करते रहते हैं, लिक्विड और गैसेस के अंदर तो मूव करते हैं बकायदा। तो इसका मतलब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजें और तरीके से बिहेव करती हैं। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे चीजें बिहेव करती हैं उसकी इन्वेस्टिगेट करना मतलब तहकीकात करना, ठीक है, उसके बारे में जानना, ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी होता है। दूसरा पॉइंट, हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज cause atoms or molecules to show specific characteristics। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले है फंडामेंटल फिजिकल लॉज। ये फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी फिजिकल लॉज। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो लॉज अप्लाई होते हैं उन्हें कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल लॉज। इन्हें हम कुदरत के कानून भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये सारे के सारे जो हैं, या लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सारे के सारे फंडामेंटल फिजिकल लॉज हैं। ठीक है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो बिहेवियर है वो किस तरह का भी हो, वो किसी ना किसी कानून के तहत ही होता है। ठीक है, नेचर ने कुछ कानून बनाए हैं, तो उन कवानीन की वजह से कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो कुछ खुसूसियात शो करते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। पौधे जो है सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करते हैं। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, सूरज की रोशनी, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी, ग्लूकोज में स्टोर हो जाती है वो एनर्जी। अब इस सारे प्रोसेस में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है फिजिक्स का, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना हम तबाह कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही नेचर में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि फंडामेंटल फिजिकल लॉ है। तो उसने एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मजबूर किया कि वो एक प्रॉपर्टी शो करें, एक खसूसियत शो करें, और उस खसूसियत के नतीजे में फिर होता क्या है, एंड इन रिटर्न रिएक्ट टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है, और जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल लॉज को फॉलो करते हैं और कुछ खसूसियात शो करते हैं, और फिर वो आपस में रिएक्ट करते हैं इन लॉज को, इन फंडामेंटल फिजिकल लॉज को फॉलो करते हुए, और हमारे पास जो है वो ह्यूज स्ट्रक्चर बनती हैं लाइफ के रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का बनना सूरज की रोशनी में, सनलाइट पड़ती है पत्तों के ऊपर, पत्ते उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। इसी तरह ही हमारे पास जो प्रोटीन हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, हर जानदार जिस्म के अंदर प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन्स का बनना भी फंडामेंटल फिजिकल लॉज के अकॉर्डिंग है, उसके अंदर भी केमिकल बॉन्डिंग है वो पाई जाती है। इसी तरह ही डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, जो कि लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फंडामेंटल फिजिकल लॉज हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनको फॉलो करते हैं, कुछ खुसूसियात शो करते हैं, और उसके बाद आपस में रिएक्ट करके ह्यूज स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इन सारी चीजों की भी जो स्टडी है वो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। लास्ट वन है यूज टू प्रिडिक्ट
एंड चेंज रेट्स ऑफ रिएक्शन। प्रिडिक्ट करना, पहले से बता देना कि ये काम हो सकता है या होगा, ठीक है, अंदाजा लगाना, ठीक है। एंड चेंज रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है कि कोई रिएक्शन जो है वो कितने टाइम में होगा, ठीक है, जल्दी होगा या देर से होगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं बाय स्टडिंग फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर हम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेंगे या प्रिडिक्ट करेंगे और फिर एंड में हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमिज्म का मतलब है कंडीशंस मयारी बनाना, ठीक है, मतलब वो जो रिएक्शन है उसके लिए बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड करना, किस लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, ताकि इंडस्ट्रियल लेवल पर इंडस्ट्री में हमें वो रिएक्शन करवाने में कोई जो है वो मुसीबत ना पड़े, कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। हम ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करें कि वो रिएक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस हो, वो बहुत ही जल्दी हो जाए। अब इसको एक फिजिकल केमिस्ट्री को एक मिसाल के जरिए देखते हैं कि सर हमें तो समझ ही नहीं आई कि ये सारी चीजें हम चलें स्टडी तो कर लेते हैं, इनको अप्लाई कहाँ पे करें इस नॉलेज को। तो हम देखते हैं, आप फॉर एग्जांपल घर में एक केक जो है वो बेक करें, तो फॉर एग्जांपल हम उसके लिए मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, हम उसमें मैदा यूज करते हैं, उसमें दूध, चीनी, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये समझ लें इंग्रेडिएंट्स हैं उसके केक बनाने के। तो इसको आप समझ लें कि ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप उसे हीट एनर्जी देंगे उस केक को, उसे बेक करेंगे, तो आप उसे दे रहे हैं हीट एनर्जी, एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से वो एक्सपैंड होगा, फैलेगा, ठीक है। तो गैस की एक्सपेंशन हो रही है उसके अंदर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब जब वो फैलेगा तो कोई ना कोई रिएक्शन करेगा, तो दैट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो केक की बेक से, अब एक घर में केक बनाया, ठीक है, आपने रिएक्शंस कंडीशंस को फॉलो किया, ठीक है, आपने जो जो कंडीशन से प्रोवाइड की घर के अंदर या एक छोटे लेवल पर, उसकी मदद से आपने केक बना लिया। अब हम देखते हैं कि क्या हम उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें छोटे लेवल पे पहले से ही कंडीशंस का पता है, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, उन्हीं कंडीशंस को देखते हुए वो जो केक है वो बड़े लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी बना सकते हैं। तो दैट वाज अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री।